प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप लोग। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 18, जो कि पार्ट 2 होगा। नहीं आया समझ में? इससे पहले वाला जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 17 वो पार्ट 1 है। दैट मीन्स उसमें हम लोग जाने कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डायपोल को प्लेस करते हैं तो उस पर नेट फोर्स क्या होगा, नेट टॉर्क क्या होगा, और बहुत सारे पॉइंट हम लोग जाने। क्लियर? और इलेक्ट्रिक फील्ड में जब डायपोल को स्लाइटली डिस्प्लेस करते हैं तो वो एसएचएम मोशन करता है, उसका टाइम पीरियड देखिए और कुछ क्वेश्चन किए। क्लियर? तो वो पार्ट 1 हो गया, और ये उसी का पार्ट 2 है कि जब इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उस डायपोल में जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। क्लियर? तो दीजिए आज का टॉपिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम इलेक्ट्रिक डायपोल को प्लेस करेंगे तो उस पर इलेक्ट्रिक डायपोल के अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर होगा ये हमको कैलकुलेट करना है। चलिए देखते हैं। तो मान लीजिए ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम डायपोल को प्लेस कर रहे हैं। ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज है ना। लेक्चर नंबर 17 इसके पीछे वाला जल्दी से देख लीजिए जो लोग नहीं देखे हैं। तो बताओ इस फील्ड के द्वारा यहाँ पे फोर्स कहाँ लगता है, बाहर क्यूई, फील्ड के डायरेक्शन में प्लस चार्ज है तो, और माइनस पर फील्ड के अपोजिट मैग्नीट्यूड उतना ही होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा। अब इस फोर्स के कारण क्या हुआ, बॉडी है रोटेट करने लगा क्लॉकवाइज में, है ना। अब सिंपल सोचो, कोई बॉडी ऐसे रहेगा, इस बॉडी पे कोई फोर्स ऐसे लगा, कोई फोर्स ऐसे लगा, स्वाभाविक है बॉडी रोटेट कर जाएगा। तो ये बॉडी रोटेट कर गया, दैट मीन्स अगर, अब सिंपल सोचो ना, इस पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स क्या है, 0। नेट फोर्स 0 है, इसका मतलब बॉडी मूव नहीं करेगा, तो बॉडी रोटेट भी करना नहीं चाहिए। यस, बॉडी रोटेट नहीं करता जब हम डायपोल का सिचुएशन ऐसे कर देते। अगर डायपोल हम ऐसे प्लेस करते तो इस कंडीशन में डायपोल पे नेट फोर्स भी 0 होता है और नेट टॉर्क भी 0 होता है। पिछले लेक्चर में हम लोग देख लिए हैं। लेकिन अगर ऐसे प्लेस करेंगे तो फोर्स तो 0 होगा लेकिन टॉर्क 0 नहीं होगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सेम नहीं है। जब फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं होगा तो रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। उस रोटेशनल इफेक्ट को हम लोग टॉर्क बोलते हैं, और टॉर्क इसको घुमाने लगेगा, है ना। गन 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 गन, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, सेंटर के अबाउट, या एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट इसको नचाने लगेगा। तो अब हम जान रहे हैं, ये तो पिछले लेक्चर का कहानी हो गया। आज के लेक्चर का कहानी है कि हमें इसमें स्टोर पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, या इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कैसे होगा। अब बताओ, हम अगर इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करना चाहते हैं तो कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। तो वर्क डन हम कैसे करेंगे? ये जो नेचुरल टॉर्क है, जो इसको अपने नेचुरल पोजीशन में लाना चाहता है, उसके अपोजिट मुझे वर्क डन करना पड़ेगा, है ना। अब बताओ, इस टॉर्क के अपोजिट मुझे वर्क डन करना पड़ेगा। अब जितना इस टॉर्क का मैग्नीट्यूड होगा उतना ही मैग्नीट्यूड का टॉर्क मुझे अपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, है ना। यानी जो एक्सटर्नल टॉर्क है वो इंटरनल टॉर्क
या इंटरनल टॉर्क को ही बोलेंगे टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी एक्सटर्नल टॉर्क जो होगा वो इंटरनल टॉर्क से इनिशियली थोड़ा सा बड़ा रखेंगे ताकि ये घूम जाए, और इनिशियली बड़ा रखेंगे तो जितना मतलब थोड़ा सा बड़ा रखेंगे तो उस वैल्यू को इलेक्ट्रिक फील्ड वाला टॉर्क क्या करेगा, कैंसिल कर देगा, और जो बचेगा इसके कारण ये मूव होगा, अपना पोजीशन चेंज करेगा, है ना। तो हम जितना वर्कडन करेंगे, हम जितना इस डायपोल को घुमाने में वर्कडन करेंगे, वही वर्कडन इसमें एनर्जी स्टोर करवाएगा, वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, वर्कडन कैसे करेंगे। अब इस डायरेक्शन में वर्कडन तो हो ही रहा है ना, क्योंकि ये नेचुरल टॉर्क है, ये डायपोल को अपने नेचुरल पोजीशन में लाना चाहता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में लाना चाहता है, और हम चाहते हैं कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में न रहे। तो मुझे इस नेचुरल टॉर्क के द्वारा, इंटरनल टॉर्क के द्वारा, या टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल सकते हैं, इसके अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करना पड़ेगा। तो हम कुछ ऐसा वर्क करेंगे, पॉजिटिव को ऐसे घुमाएंगे, निगेटिव को ऐसे घुमाएंगे, है ना, तब जाके वर्कडन होगा। ओके, निगेटिव को ऐसे घुमाएंगे, क्लियर। चलिए, तो हम जो वर्कडन करेंगे वही पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा डायपोल में। देखते हैं क्या सब होने वाला है। चलिए, तो मान लीजिए डायपोल फील्ड के साथ पहले से थीटा एंगल पे है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल है ये थीटा 1 एंगल पे है। मतलब इसका जो डायपोल मोमेंट है, इस डायपोल का जो डायपोल मोमेंट है वो फील्ड के साथ थीटा 1 एंगल पे है। अब इसको घुमा के हम कुछ ऐसा कर दिए, मान लो इस सिचुएशन में ले आए, डायपोल को घुमा के हम थीटा 2 एंगल पे ले गए, है ना, थीटा 2 एंगल पे ले गए। ये इनिशियल एंगल मान लेंगे, ये फाइनल एंगल मान लेंगे। तो इसी डायपोल को यहां से यहां घुमाने में जो हम वर्कडन कर रहे हैं, यहां से यहां घुमाने में जो वर्कडन कर रहे हैं, तो वही वर्कडन हम लोग निकाल लेंगे, और वही वर्कडन कहलाएगा स्टोर पोटेंशियल एनर्जी इन इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, चलिए, ये डायग्राम हो गया। अब ध्यान से देखिए हम लोग क्या करेंगे। तो बताओ, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, कहीं भी वर्क डन जो होगा वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है। ये तब लगाते हैं जब फोर्स कांस्टेंट होता है, और जब फोर्स वेरिएबल होता है, जब फोर्स क्या होता है, वेरिएबल, तो हम लोग लिखते हैं इंटीग्रेशन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, और यहां पे भी लगा देते हैं एलिमेंटल वर्क डन। अगर डिस्प्लेसमेंट एलिमेंटल होगा यानी इनफिनिटेसिमल स्मॉल पॉइंट के लिए डिस्प्लेस होगा, तो वर्क डन भी स्मॉल होगा। तो ये कब लगाते हैं, जब फोर्स वेरिएबल हो। तो यहां पे जो टॉर्क होगा वो वेरिएबल टॉर्क होगा ना, क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, पीई साइन थीटा। जैसे जैसे थीटा बदलेगा, हम जितना एंगल घुमाते जाएंगे, एंगल के द्वारा जो जो पोजीशन चेंज होगा, एंगल चेंज होगा तो टॉर्क चेंज होगा, एंगल चेंज होगा तो टॉर्क चेंज होगा। इसका मतलब है कि वर्क डन ड्यू टू वेरिएबल टॉर्क के द्वारा हो रहा है। तो जब भी वेरिएबल होगा वहां पे क्या लगेगा, इंटीग्रेशन। क्या लगेगा, इंटीग्रेशन। यहां पे फोर्स का काम कौन करेगा, टॉर्क। फोर्स का काम कौन करेगा, टॉर्क, और डिस्प्लेसमेंट का काम करेगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो इसी चीज को यहां पे हम लोग मैच कर देंगे। वर्क डन बस एक्सटर्नल एजेंट, मतलब बाहरी सोर्स के द्वारा काम करवा रहा है, हम काम कर रहे हैं तो हम एक्सटर्नल एजेंट है। फोर्स का काम कौन करेगा, टॉर्क, और डिस्प्लेसमेंट का काम करेगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कहां से कहां, थीटा 1 से थीटा 2, थीटा 1 से थीटा 2, इधर भी इंटीग्रेशन, तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू यानी वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, इधर हो जाएगा थीटा 1 से थीटा 2 डॉट मतलब
कॉस थीटा, डॉट मतलब कॉस थीटा। अब ध्यान से देखो, हम इसको उस डायरेक्शन में रोटेट करवा रहे हैं जिस डायरेक्शन में ये जा रहा है, मतलब मेरे अनुसार हम उसी डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। दैट मीन्स जिधर टॉर्क है, जिधर हम घुमा रहे हैं उधर ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। मेरे अनुसार टॉर्क के डायरेक्शन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, टॉर्क के डायरेक्शन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। ये दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाएगा तो कॉस 0 हो जाएगा, दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाएगा तो कॉस 0 हो जाएगा, θ1 से θ2। ठीक है, ओके। चलो, ऐसे तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स का बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स इसको कहां लाता है, क्लॉकवाइज में लाता है। पिछले लेक्चर में भी देख लिए हैं। तो अगर हम इसी क्वेश्चन में बॉग्डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा निकालते हैं, जो कि कंजर्वेटिव फोर्स भी होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है, बता चुके हैं पहले। तो हम लोग यहाँ पे थीटा 180 लेते, क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा टॉर्क क्लॉकवाइज में, और डिस्प्लेसमेंट हम कहां करवा रहे हैं, एंटी क्लॉक में करवा रहे हैं। लेकिन हम अपना एक्सटर्नल सोर्स के रिस्पेक्ट में रहे हैं, एक्सटर्नल सोर्स के रिस्पेक्ट में टॉर्क भी एंटी क्लॉक और डिस्प्लेसमेंट भी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी एंटी क्लॉक होता है। ठीक है, चलो चले आगे। चलिए आज देखिए अब क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट हो जाएगा टॉर्क डी थीटा, θ1 से θ2, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। टॉर्क क्या होता है, P sin थीटा डी थीटा, θ1 से θ2, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, बाहर ले ले, अंदर क्या बचा, sin थीटा डी थीटा, इंटीग्रेशन θ1 से θ2। क्लियर? चलिए अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, आंसर आ जाएगा। इधर वाला मिटा दे, चलो इधर वाला मिटा देते हैं। बताओ क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बराबर P sin थीटा का डिफरेंशिएशन है ना, cos थीटा, लेकिन sin थीटा का इंटीग्रेशन माइनस cos थीटा, तो माइनस cos थीटा, बॉक्स में बंद कर देंगे, θ1 से θ2, माइनस बाहर ले लो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बराबर माइनस PE, इस माइनस को हम बाहर ले लिए, एक बार θ2 को ले आओ तो cos θ2, एक बार θ1 को ले आओ cos θ1 हो जाएगा। ऐसे इंटीग्रेशन में सॉल्व करते हैं। अब ध्यान से देखो, माइनस को फिर से अंदर ले जाओ तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या हो जाएगा, PE। अगर ये माइनस अंदर गया तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो फाइनली क्या हो जाएगा, cos θ1 माइनस cos θ2 है ना। इस माइनस को अंदर ले जाओ तो ये माइनस, ये तो पहले ही से माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस वाले को पहले लिख दो और माइनस वाले को बाद में लिख दो। ये हो गया वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, यानी एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा जब हम डाइपोल को रोटेट करवाएंगे तो जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, P cos θ1 माइनस cos θ2। क्लियर? अब ध्यान से देखो, जो हम लोग वर्क डन किए हैं वही पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इधर वाला हो गया काम। चलो जल्दी से काम करो, जल्दी से लिखो। चलिए हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट, यानी डाइपोल पर एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा जो वर्क डन होगा जिसके कारण डाइपोल को हम रोटेट करवा रहे हैं θ1 एंगल से θ2, वो बराबर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन डाइपोल। क्लियर? यानी जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, PE cos θ1 माइनस cos θ2। क्लियर? लेकिन ये चीज अच्छे से डिफाइन है नहीं, हम लोग तो ये चीज लिख दिए हैं, ये डिफाइन है नहीं।
एग्जाम में ऐसे लिखेंगे तो हो सकता है गलत हो जाए, ठीक है। तो अब इस पे हम लोग कमेंट करते हैं कि क्या सही हो सकता है। देखो पोटेंशियल एनर्जी वैलिड नहीं होता है हमारे फिजिक्स में, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वैलिड होता है। पोटेंशियल एनर्जी वैलिड नहीं होता है, क्या वैलिड होता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वैलिड होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, है ना, यहां पे एक कमेंट करेंगे, ठीक है, इसको लिख देंगे कि वाकई में पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता, इसको लिख देंगे और यहां पे लिख देंगे मे भी संभव है, ये हमेशा संभव नहीं है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है किसी भी पॉइंट पे। क्लियर? चलो इसको लिखो नीचे, अब अच्छे से इसको हम लोग स्टडी करते हैं यहां से, ठीक है। चलो वाकई में एकदम 1000% सही क्या हो सकता है, ये सब चल सकता है ना, इस पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन चल सकता है, दौड़ेगा नहीं, है ना। देखो किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी जो होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वो हमेशा होता है माइनस वर्क डन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, और यहां पे कंजर्वेटिव फोर्स क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स। यहां पे कंजर्वेटिव फोर्स क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। यानी किसी भी पॉइंट पर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है कहीं भी, वो या तो निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स होता है या पॉजिटिव वैल्यू ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होता है। और ये वैल्यू तब सही होगा जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ना हो, फ्रिक्शन ना हो, हवा में एयर रेजिस्टेंस ना हो, किसी कारण स्पीड ना घटे सिस्टम का, तब जाके ये वैलिड है। क्लियर? तो ध्यान से देखो, तो जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट लाए हैं, जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट लाए हैं, उसका वैल्यू किसके बराबर होगा? वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, बस डायरेक्शन क्या लग जाएगा? माइनस। यानी वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो जाएगा, है ना, माइनस ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, तो पीई cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, यानी इसको लिख सकते हैं वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, माइनस को अंदर ले जाओ तो क्या हो जाएगा? पीई, ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, तो cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। समझ में आया क्या है अंतर दोनों में? दोनों में अंतर समझ में आया ना? यानी वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट हमेशा वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, है ना। यानी डाइपोल पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा जो फोर्स है, वो डाइपोल को क्लॉकवाइज में रोटेट करवा रहा था। कहां रोटेट करवा रहा था? क्लॉकवाइज में। और हम कहां रोटेट करवा रहे थे? एंटी क्लॉक में। क्लियर? ये हमेशा होगा कहीं भी। जैसे मान लो ये बेस लाइन है, रेफरेंस लेवल है, यहां से हम किसी बॉडी को ऊपर ले जा रहे हैं, तो मेरे द्वारा वर्क डन इसमें क्या है? पॉजिटिव, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हो जाएगा? निगेटिव। क्यों निगेटिव हुआ? क्योंकि वर्क डन बाय ग्रेविटी कंजर्वेटिव फोर्स है। यानी अप्लाइड फोर्स के अपोजिट यदि कोई फोर्स है और वो निगेटिव काम कर रहा है तो वो कंजर्वेटिव होगा। क्लियर? अब बताओ फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, इसको नोट करो जल्दी। फाइनली क्या लिख सकते हैं कि कहीं भी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? निगेटिव वर्क डन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, और यहां पे कंजर्वेटिव फोर्स क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स क्या लाए थे? पीई cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। क्लियर? तो ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का, वो वहां पे क्या लिखे थे? मे बी, ये हो जाएगा रियल फॉर्म, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल हमेशा होगा माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स या वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। जब हम लोग लेक्चर नंबर 11 कर रहे थे तो हमें बताए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव होता है, नहीं देखे तो जल्दी से देख लीजिए, वहां पे डिटेल से बताए थे। ठीक है, जल्दी से लिख लीजिए। अब ध्यान से देखो, अब ये जो वैल्यू है इसमें एक वैल्यू को मुझे जीरो करना पड़ेगा।
मतलब पोटेंशियल एनर्जी जब हम दो पॉइंट के बीच में निकालते हैं तो एक पॉइंट का वैल्यू 0 लेते हैं, ऐसा एज्यूम करते हैं, एजम्पशन है। एज्यूम करेंगे तो प्रूफ हो जाएगा, एज्यूम करेंगे तो प्रूफ हो जाएगा। तो डेल यू को लिख सकते हैं फाइनल माइनस इनिशियल बराबर माइनस पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। तो हम लोग क्या मानेंगे कि डायपोल को, यहां पे डायग्राम देखिए आप, डायपोल को हम मान लेंगे कि वह पहले ही से 90 डिग्री पे है। क्या मान लेंगे? पहले ही से 90 डिग्री पे है। तो लेट थीटा 1 बराबर 90 डिग्री मान लेंगे, ऐसा मान रहे हैं, एजम्पशन है, मान रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं कि हम डायपोल को पहले ही से 90 डिग्री पर रख रहे हैं। ठीक है, तो थीटा 1 90, तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा 0। मतलब 0 करने के लिए हमने डायपोल को इनिशियली 90 डिग्री पर रखा, एज्यूम किया। जब एज्यूम करेंगे तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो अब बताओ क्या हो जाएगा? जल्दी लिखो इसको, ये 0 यहां पे 90 करेंगे तो क्या बचेगा बताओ? है ना, ऐसा एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो क्या हो जाएगा। तो u फाइनल क्या हो जाएगा? माइनस पीई कॉस थीटा 2। दैट मीन्स किसी भी जनरल पॉइंट के लिए जब डायपोल को हम लोग रोटेट करेंगे तो वहां का जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस पीई कॉस थीटा। क्लियर? मतलब किसी भी पॉइंट पर अगर हमको उसका पोजीशन चेंज करना है, एंगल चेंज करना है, जैसे मान लो हम डायपोल को 60 डिग्री पे ले आए तो पोटेंशियल एनर्जी बताइए तो cos 60। डायपोल को हम 45 डिग्री पे ले आए तो थीटा के बदले क्या रख देंगे? 45 डिग्री। हमारा आंसर आ जाएगा। तो बताओ, अगर पोटेंशियल एनर्जी आया माइनस पी कॉस थीटा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, क्योंकि जहां भी कॉस लगा रहेगा वो डॉट प्रोडक्ट के रूप में बदल जाएगा। क्लियर? ऐसा भी लिख सकते हैं। ये बात समझ में आया ना? हम लोग क्या किए, थीटा 1 को 90 डिग्री पे ले लिए। हम मान लें कि डायपोल पहले ही से फील्ड में 90 डिग्री पे है और उस समय वहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0 एज्यूम कर लिए, एजम्पशन ले लिए। ओके, तो u फाइनल माइनस u इनिशियल था, u इनिशियल 0 हो गया, इधर बचा u फाइनल, इधर बचा माइनस पी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, तो कॉस थीटा 1 तो 90 हो गया, ये बचा। अब किसी भी जनरल कंडीशन के लिए कि किसी थीटा एंगल पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा इलेक्ट्रिक डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इस फॉर्मूला से क्वेश्चन बना लेंगे। कॉस थीटा के बदले डॉट लिया, ऐसा लिख सकते हैं। चलो जल्दी से नोट करो। चलिए अब समझाते हैं कि ऐसा क्यों किए, क्यों ऐसा किए। ठीक है, क्यों ऐसा किए। तो मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और डायपोल को हम ऐसा प्लेस किए, ये निगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, ऐसा प्लेस किया और इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी मतलब अननोन पॉइंट, वहां पे कोई एक पॉजिटिव चार्ज लिए और कोई निगेटिव चार्ज लिए। इस पॉजिटिव चार्ज को हम यहां पे लाए और यहां से यहां लाने में 10 जूल का वर्क किए। तो जो हम 10 जूल का वर्क करेंगे लाने में, तो वो वर्क इसमें एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। इस इंफिनिटी से किसी अननोन पॉइंट से हम प्लस चार्ज को लाए, तो लाए तो 10 जूल का वर्क किए या कोई भी वर्क किए, तो वो वर्क यहां पे एनर्जी के रूप में स्टोर किया। अब मान लो उसी पॉइंट से अगर हम निगेटिव चार्ज को लाए तो वो उतना ही एनर्जी रिलीज कर देगा। जितना पॉजिटिव चार्ज लाने से एनर्जी इसमें स्टोर हुआ, उतना ही निगेटिव चार्ज लाने से एनर्जी क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा। ये तब होगा जब डायपोल को हम फील्ड के साथ 90 डिग्री पर रखेंगे। ये तब होगा जब डायपोल को हम फील्ड के साथ 90 डिग्री पर रखेंगे, तभी ऐसा होगा। और सिचुएशन में ऐसा नहीं होगा। जब डायपोल को हम ऐसे प्लेस करेंगे तब ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, या इधर प्लस कर दो इधर माइनस कर दो, इस सिचुएशन में ऐसा नहीं होगा। ओके, जब हम लोग अगला चैप्टर शुरू करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो वहां भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ना है दो चार्ज बॉडी के बीच में,
तो वहां पे इस चीज को हम लोग और डिटेल से करेंगे, है ना, कि कब पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा और कब नहीं होगा। ठीक है, अब समझ में आया ना कि 90 पे क्यों जीरो हुआ। तो बताओ, जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को हम ऐसे प्लेस किए, ये प्लस और ये माइनस, ये 90 डिग्री पे है, 90 डिग्री पे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या ले लिए, जीरो। अब इसको यहां से रोटेट किए तो मान लो यहां पे आ गया ये प्लस ये माइनस, तो बताओ यहां पे जीरो है और यहां से हम किसी थीटा एंगल पे लाए हैं, यहां पे जीरो है, 90 डिग्री पे पोटेंशियल एनर्जी इसमें कितना है, जीरो। अब वहां से हम थीटा एंगल पे लाए तो पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगा, डिक्रीज ही तो करेगा। तो वही पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो गया, क्या हो गया, माइनस पीई कॉस थीटा। समझे ना, इस पोजीशन से लाएंगे ऐसे तो डिक्रीज करा जाएगा, यानी एनर्जी रिलीज हो जाएगा। यहाँ पे एनर्जी जीरो है, कांस्टेंट है, यहां से ऐसे लाएंगे तो एनर्जी क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। दैट मीन्स निगेटिव में आ जाएगा, है ना। इसको बॉक्स में लिख दो, एक्स्ट्रा पॉइंट है। ओके, समझ गए ना कि क्यों 90 पे जीरो लिए, क्यों एज्यूम किए। ठीक है, चलो आप इसका केस देखते हैं कि कब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा, अनस्टेबल कब होगा। ठीक है, चलो लिखो केस 1। अब बताओ, जब थीटा 90 हो, दैट मीन्स ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को हम ऐसे प्लेस किए तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन माइनस से प्लस। तो बताओ डाइपोल मोमेंट फील्ड के साथ कितना डिग्री पे, 90 डिग्री पे। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, माइनस पीई कॉस थीटा, माइनस पीई कॉस 90 डिग्री यानी जीरो। तो इस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर है, जीरो। तब जब थीटा 90 हो, किसके किसके बीच का, फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच का। इसका मतलब क्या हो गया, डाइपोल मोमेंट इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, दैट मींस थीटा 90 होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल में कितना स्टोर होगा, जीरो। ठीक है, केस 2। अब ध्यान से देखिए, अब क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम डाइपोल को इसके पैरेलल प्लेस करते हैं। पैरेलल का मतलब हो गया जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर ही इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, माइनस पीई कॉस थीटा, दोनों पैरेलल है, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पैरेलल है, तो माइनस पीई कॉस जीरो। तो कॉस जीरो क्या, कॉस जीरो 1, तो माइनस पी। और इस कंडीशन में जो इक्विलिब्रियम होगा वो क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। इस कंडीशन में जो इक्विलिब्रियम होगा उसको क्या बोलेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम। यानी पोटेंशियल एनर्जी जितना कम होगा, यानी जितना निगेटिव होगा उतना कोई भी बॉडी स्टेबल होगा। अब विशेष जानकारी के लिए पिछला लेक्चर देखिए कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या समझाए थे, कि जब इसको अपने मीन पोजीशन से, स्टेबल पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस करोगे तो वापस उसी पोजीशन पे आना चाहेगा। मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब सिंपल है, डाइपोल अपने नेचुरल पोजीशन पे है, इसको यहां से यहां लाओ, छोड़ दो, वापस आ जाएगा और अनस्टेबल में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए तो विशेष जानकारी के लेक्चर नंबर 17 देखिए जल्दी से। अब केस 3 देखिए क्या है। सो केस 3 क्या है, तो यहां पे थीटा क्या था, जीरो, और 0 डिग्री का मतलब क्या था, यहां पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों पैरेलल था। और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम आया, मिनिमम मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर, चलो केस 3 हो जाएगा थीटा 180 डिग्री, दैट मींस डाइपोल मोमेंट इज नॉट पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। डायग्राम बनाते हैं, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड
और ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इधर प्लस कर दो इधर माइनस कर दो तो डायरेक्शन बदल गया, ये दोनों अपोजिट हो गया, ये दोनों एंटी पैरेलल हो गया। जब दोनों अपोजिट होगा तो एंगल 180 होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी कॉस थीटा, थीटा 180 है, कॉस 180 माइनस 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 प्लस, कॉस 180 माइनस 1 तो माइनस माइनस प्लस पीई। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या आया प्लस आया, तो पोटेंशियल एनर्जी जितना प्लस आएगा उतना वो अनस्टेबल होगा। क्या होगा वो अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का विशेष चर्चा हम पिछले लेक्चर में कर दिए हैं, जल्दी से देखो। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इस क्या बताए थे कि इसको इस पोजीशन से डिस्प्लेस करो तो ये वापस अपने पोजीशन पे नहीं आता है। तो स्टेबल मतलब उसको नेचुरल पोजीशन से कहीं ले जाओ वापस उसी पोजीशन पे आएगा तो स्टेबल, और स्टेबल पोजीशन से दैट मीन्स कहीं ले जाओ छोड़ दो वापस आ जाएगा तो स्टेबल। और अनस्टेबल में क्या होता है उसके नेचुरल पोजीशन से कहीं ले जाओ छोड़ दो वापस नहीं आएगा। ठीक है, विशेष जानकारी के लिए जल्दी से देख लीजिए। चलिए अब हम लोग इस पे न्यूमेरिकल करेंगे। ओके, तैयार हो? चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। मान लो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल ऐसे प्लेस है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। क्वेश्चन है फाइंड द वर्क डन टू रोटेट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल from stable to unstable equilibrium in field या in यूनिफॉर्म फील्ड, कुछ भी लिख देगा क्वेश्चन में, या इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपल सोचो, अभी स्टेबल इक्विलिब्रियम में इसको घुमा के अनस्टेबल कर देना है, तो बताइए आप कितना वर्क डन किए। अब बताओ इस कंडीशन में डाइपोल मोमेंट क्या था फील्ड के लॉन्ग, और घुमा देंगे अनस्टेबल कर देंगे तो डाइपोल मोमेंट फील्ड के अपोजिट हो जाएगा, है ना। तो बताइए कितना वर्क डन किए। और एक बात ध्यान रखना, अगर जनरली पूछ दिया कि कितना वर्क डन किए, सोच लेना वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पूछा है, ऐसे लिख दिया कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या है फिर भी वही होगा, और नहीं लिखा तो भी होगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अनलेस स्टेटेड अदरवाइज। जब तक नहीं बोले वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट ही पूछ रहा है। क्या फॉर्मूला लाए थे, पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, पीई स्टेबल का मतलब हो गया थीटा 0 डिग्री, स्टेबल का मतलब थीटा 0 डिग्री, अनस्टेबल का मतलब थीटा 180 डिग्री। कॉस 0 डिग्री माइनस कॉस 180 डिग्री, तो पीई कॉस 0 1 माइनस कॉस 180 माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 2पीई। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट हो गया 2पीई। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स या वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स पूछता तो क्या हो जाता -2पीई। क्लियर। और वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर -2पीई, यही हो जाता चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है निगेटिव वर्क डन ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। क्लियर। चलिए क्लियर है, बात समझ में आया ना। अरे सिंपल, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट आया प्लस तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स निगेटिव आ जाएगा, और यही वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स ही तो होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चलो बात आया समझ में। अगर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट का वैल्यू प्लस आएगा तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू निगेटिव आ जाएगा, और वह दोनों वैल्यू बराबर हो जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के। यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कहीं भी बराबर होता है निगेटिव वर्क डन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, और यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर पॉजिटिव वर्क डन ऑफ एक्सटर्नल एजेंट इन द एब्सेंस ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। मतलब वहां पे
बर्गडन एक्सटर्नल एजेंट वाला फॉर्मूला तब सही होगा जब वहां पे एयर फ्रिक्शन ना हो। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। जब तक नहीं बोलेगा सोच लेना यूनिफॉर्म ही है, हमारे सिलेबस में यूनिफॉर्म ही जानना है ज्यादा। तो डाइपोल जो है वो पहले से 60 डिग्री पे है, ये इनिशियल पोजीशन है, और इसको घुमाकर यहां भी 60 डिग्री दे दिया गया है, ये प्लस और ये माइनस। तो बताइए कितना वर्क डन हुआ, ये इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पूछा है, क्या हो जाएगा, पीई cos θ1 माइनस cos θ2, पीई इनिशियल कितना है 60 डिग्री, फाइनल cos 120 डिग्री। अरे ये एंगल तो बेवकूफ बनाने के लिए देना है, सोचो ना, पहले 60 पे था अब ऐसे है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये डाइपोल मोमेंट है। तो डाइपोल मोमेंट पहले 60 डिग्री पे था, अब डाइपोल मोमेंट पहले अब कितना पे है 120 पे है। देखो ध्यान से, ये 60 है तो ये भी 60 ही होगा ना, टोटल 180 यहां से यहां बनेगा, ये 60 ये 60 ये भी 60 होगा। तो देखो डाइपोल मोमेंट पहले फील्ड के साथ 60 डिग्री पे था, अब ये डाइपोल मोमेंट ऐसे हो गया है, तो ये फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, ए हुचो, टोटल 120 ले लो, कितना हो जाएगा, पीई cos 60 1/2 cos 120 माइनस 1/2, माइनस माइनस प्लस 1/2 1/2 1, मतलब पीई। अब देखो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट प्लस आया है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, क्योंकि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है नेगेटिव वर्क डन ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। यानी यहां पे वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो जाएगा, माइनस पी, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या हो जाएगा, पी। यानी एक्सटर्नल एजेंट हमेशा कंजर्वेटिव फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स टॉर्क को क्लॉकवाइज में घुमाता है, तो मेरा फोर्स एंटी क्लॉक। क्लियर, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। ओके, फिर से सुन लो, अगर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट प्लस में आएगा तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स निगेटिव हो जाएगा, माइनस पी, और वही चीज हो जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इसके रूप में प्लस और इसके रूप में माइनस होगा, यानी ये दोनों के बराबर होता है। क्लियर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब ध्यान से देखो अगला क्वेश्चन क्या है, ये है जेई मेन 2017 का है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के लॉन्ग है और इसका वैल्यू दे दिया है ई आई, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है ई, डायरेक्शन है क्या, और डाइपोल मूवमेंट जो है मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसे प्लेस किया गया है, तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन हो जाएगा। तो इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। और उस समय जो टॉर्क दिया हुआ है वो टॉर्क है टाउ 1 बराबर टाउ के कैप, यानी मैग्नीट्यूड है टाउ और जो टॉर्क का डायरेक्शन है वो है के कैप, है ना, मतलब पॉजिटिव जेड के लॉन्ग। ओके, जो भी डायरेक्शन है के कैप दिया हुआ है, ऐसे कोई लेना देना नहीं है। अब क्या किया है, अब जो है दे दिया है नाउ फील्ड का वैल्यू दे दिया है √3e1 जे कैप, यानी आप इलेक्ट्रिक फील्ड को y के लॉन्ग कर दिया गया है। जो फील्ड पहले x के लॉन्ग था वो फील्ड अब y के लॉन्ग है, उस फील्ड का मैग्नीट्यूड है √3e1 जे कैप, ये डायरेक्शन हो गया। फील्ड को y के लॉन्ग कर दिया गया है, मैग्नीट्यूड इतना है, और तब दे दिया है कि जो टॉर्क है वो पहले वाला टॉर्क का अपोजिट है, यानी जब फील्ड x के लॉन्ग था तो टॉर्क इतना प्रोड्यूस हुआ था, और जब फील्ड y के लॉन्ग हुआ तो टॉर्क उसका निगेटिव हो गया। क्वेश्चन है फाइंड एंगल थीटा, यानी ये थीटा बताइए कितना एंगल पे था। ऑप्शन दे दिया है 30 डिग्री, बी में 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री।
अब जेई में निकालना चाहते हो तो चट क्वेश्चन पोटेंशियल देना पड़ेगा। अब देखो फील्ड में कितना चेंज आएगा, √3। एंगल, एंगल मतलब डायरेक्शन, फिजिक्स में क्या बताया था, एंगल, एंगल मतलब डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब एंगल। अब फील्ड के चेंज होने से पहले फील्ड एक्स के लॉन्ग था, अब फील्ड वाई के लॉन्ग है, तो वाई के लॉन्ग जाने से फील्ड के वैल्यू में कितना चेंज आएगा, √3। हमको क्या चाहिए था, एंगल, एंगल माने डायरेक्शन, डायरेक्शन माने एंगल। तो बता डायरेक्शन निकालने के लिए क्या यूज करते हैं, टेन थीटा। अब टेन के कितना वैल्यू के लिए √3 होता है, 60। आंसर क्या हो जाएगा, 60। अब जेई मेन करना है तो ऐसे बनाना पड़ेगा, √3 से पकड़ लिए, ओ डायरेक्शन निकालना था, एंगल निकालना था। एंगल के रूप में √3 कब होता है, जब टेन 60 होता है, क्योंकि एंगल और डायरेक्शन निकालने के लिए हमेशा फिजिक्स में टेन थीटा ही यूज करते हैं। तो ये हो गया जेई मेन बनाने का तरीका। अब यही क्वेश्चन बोर्ड में पूछ देता तो कैसे बनाते, ध्यान से देखो। क्वेश्चन यही है कि जब फील्ड एक्स के लॉन्ग था तो इसका मैग्नीट्यूड है ई, डायरेक्शन है क्या, और इसका मतलब फील्ड में जो डाइपोल है और डाइपोल का जो डाइपोल मोमेंट है वो फील्ड के एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। अब इसी फील्ड को पलटी मार दिए, वाई के लॉन्ग कर दिए, फील्ड का मैग्नीट्यूड भी बदल गया, डायरेक्शन भी बदल गया और टॉर्क का वैल्यू भी बदल गया। कि फील्ड के वाई डायरेक्शन में होने के कारण जो अभी वाला टॉर्क है वो पहले वाला टॉर्क का निगेटिव है, क्लियर। तो बताइए एंगल क्या है। अब देखिए कैसे बनाएंगे सर, क्वेश्चन लिख लिए हैं और क्वेश्चन बैंक आपके पास अब होना चाहिए, क्लियर। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन कितना लंबा चौड़ा रहता है। तो ध्यान से देखो क्या करेंगे, फील्ड एक्स से वाई हो गया, तो ध्यान से देखो वाई के लॉन्ग क्या है क्वेश्चन, टॉर्क ड्यू टू τ2 बराबर τ1 दिया था ना, इसको लेके चलते हैं, है ना, ये दोनों बराबर दिया था निगेटिव डायरेक्शन को, तो हम लोग मैग्नीट्यूड लेके चलते हैं, क्यों, एंगल का मतलब ओनली मैग्नीट्यूड, तो माइनस हटा दी। टाउ क्या होता है, पीई साइन थीटा, तो यहाँ पे PE2 हो जाएगा, क्योंकि दूसरा तब होगा जब दूसरा फील्ड होगा, और τ1 मतलब PE1 साइन थीटा। अब देखो जब x के लॉन्ग था तो x के लॉन्ग एंगल थीटा था, तो y के लॉन्ग थीटा क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। नहीं समझ में आया, डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट फील्ड के साथ x के लॉन्ग थीटा एंगल, तो y के लॉन्ग कितना एंगल 90 माइनस थीटा। अगर ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है और ये फील्ड का डायरेक्शन है, फील्ड के साथ थीटा एंगल x के लॉन्ग, तो y के लॉन्ग 90 माइनस थीटा, यहाँ पे 90 माइनस थीटा कर देंगे। चलो P और E2 का वैल्यू कितना था, √3E1, क्लियर। साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा, PE1 साइन थीटा, P से P गया, E1 से E1 गया, तो बताओ cos को यहां ले आओ, तो साइन बाई कॉस थीटा बराबर √3, तो टेन थीटा √3, टेन थीटा √3 कब होता है, इधर कर लो टेन 60 डिग्री, तो थीटा कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। अरे ये वैल्यू दिया था ना कि जब फील्ड x के लॉन्ग था तो टॉर्क का वैल्यू था टाउ के, और जब फील्ड y के लॉन्ग था तो τ2 बराबर माइनस τ1 दे दिया था। क्वेश्चन में पूछा क्या था, एंगल, एंगल मतलब मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड के लिए हम निगेटिव हटा दिए, दोनों वैल्यू को लिख दिए। टॉर्क क्या होता है, पी साइन थीटा, ये वाला जो टॉर्क है वो y के लॉन्ग है, ये वाला टॉर्क x के लॉन्ग है, ये वाला टॉर्क y वाला फील्ड के लिए, ये वाला टॉर्क x वाला फील्ड के लिए, तो टॉर्क का वैल्यू पी साइन थीटा, p e के जगह E2, साइन 90 माइनस थीटा, क्यों, क्योंकि वही डाइपोल मोमेंट x के साथ थीटा, तो y के साथ 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा। यहाँ पे E1 कर देंगे, E2 का वैल्यू था √3E1, कटने वाला कट गया, मरने वाला मर गया, बचने वाला बच गया, एंगल निकल गया, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम लोग, क्लियर है। चलिए और देखिए ट्रिक क्या था, √3 से पकड़ लिए, ओ एंगल निकालना था, ओ एंगल माने डायरेक्शन, डायरेक्शन का मतलब फिजिक्स में टेन थीटा, तो टेन थीटा का √3 वैल्यू कब होता है, जब 60 होता है, क्लियर। अगला क्वेश्चन है नीट 2016 का, ये फेज 2 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है,
इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। इसमें जो डाइपोल प्लेस है वो डाइपोल फील्ड के साथ 30 डिग्री पे है, मतलब इसका डाइपोल मोमेंट फील्ड के साथ 30 डिग्री पे है। और डाइपोल लेंथ है 2 सेंटीमीटर, ये मान लो सेंटर। और इस डाइपोल को जब फील्ड में आप प्लेस किए तो ये टॉर्क एक्सपीरियंस किया 4 न्यूटन पर मीटर। ओके, 4 न्यूटन मीटर। टॉर्क होता है ना फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसलिए यूनिट हो गया न्यूटन मीटर। चलिए, तो क्वेश्चन है फाइंड चार्ज ऑन डाइपोल। डाइपोल पे चार्ज क्या होगा ये निकालना है। ऑप्शन है 2 मिलीकूलम, बी में ऑप्शन है 5 मिलीकूलम, सी में 8 मिलीकूलम और डी में 7 माइक्रोकूलम। है ना, मिली मतलब -3 10⁻³ और माइक्रो मतलब 10⁻⁻6। ठीक है, चलो कैसे क्वेश्चन निकालेंगे ध्यान से देखो, आराम से निकल जाएगा। चलो जी, टॉर्क दिया हुआ है ना, टॉर्क क्या होता है PE sin थीटा। ओके, टॉर्क का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4, रहने दो। डाइपोल मोमेंट नहीं मालूम है, इसका फॉर्मूला मालूम है ना 2AQ। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला 2AQ E, और E का वैल्यू कितना है, चलो E रहने दो, E sin थीटा। यहां भी टॉर्क रहने दो। अब वैल्यू पुट कर दो, टॉर्क का वैल्यू 4, 2। A क्या होता है, सेंटर से लेके यहां तक का डिस्टेंस या यहां तक का डिस्टेंस, टोटल 2 सेंटीमीटर है, तो आधा क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो A की जगह क्या हो जाएगा 1, सेंटीमीटर को मीटर बदलने के लिए 100 से डिवाइड कर दो। चार्ज निकालना है, E का वैल्यू कितना 2 इंटू 10⁵ और sin 30 होता है 1/2। ठीक है, 2 से 2 कट गया, इस 2 को यहां ले आओ। ठीक है, तो जो हमारा चार्ज आएगा वो आ जाएगा 2 इंटू 10⁻³ कूलम, दैट मीन्स 2 मिली कूलम। 10⁻³ को बोलते हैं मिली, 10⁻³ को बोलते हैं मिली। आगे यानी पहला ऑप्शन हो। तो जेई मेन हो, एडवांस हो या नीट हो, कोई भी एग्जाम हो दुनिया को, अगर आपका कॉन्सेप्ट धांसू है, अच्छे से पढ़े हो, थ्योरी पूरा झकास है, तो क्वेश्चन बनना ही है। ठीक है, चलो अब मान लो इसी क्वेश्चन में हम लोग ऐसा करते हैं, क्लियर है ये वाला, चलो लिखो जल्दी से। ओके, चलो नेक्स्ट। मान लो कुछ कॉन्सेप्ट सुनो ध्यान से। मान लो टॉर्क दिया हुआ है PE sin थीटा। ठीक है, अब थीटा पूछ दिया कि बताओ, तो sin थीटा क्या हो जाएगा टॉर्क बाय P, बस निकल गया। मान लो क्वेश्चन में दे दिया कि डाइपोल को फील्ड में प्लेस किया तो टॉर्क कितना एक्सपीरियंस किया या टॉर्क कितना हुआ। डाइपोल मोमेंट दे दिया, फील्ड दे दिया, थीटा यहां से निकाल लेंगे। अब बताओ टॉर्क दे दिया, फील्ड दे दिया, P नहीं दिया, तो P की जगह क्या लिख देंगे 2AQ, क्योंकि डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है 2AQ, निकल जाएगा। है ना, तो ये सब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। डाइपोल पर जो भी क्वेश्चन होगा, कितना भी लेंथी क्वेश्चन क्यों ना हो, अगर थ्योरी क्लियर है तो आपसे बन ही जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलो एक और अच्छा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, मान लो 2 डाइपोल है, अलोंग अ लाइन 2 डाइपोल है, अलोंग अ लाइन 2 डाइपोल है। मान लो ये माइनस प्लस और फिर दूसरा है ये प्लस और दूसरा माइनस। अलोंग अ लाइन 2 डाइपोल है अपोजिट डायरेक्शन में, ये माइनस प्लस है तो ये हो जाएगा P, ये माइनस प्लस तो ये हो जाएगा 64P। इस डाइपोल का डायरेक्शन है राइट, इस डाइपोल का डायरेक्शन है लेफ्ट, दोनों अपोजिट हो गया। इस डाइपोल का मैग्नीट्यूड P, इस डाइपोल का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट 64P, मतलब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इधर डायरेक्शन में, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट 64P अपोजिट डायरेक्शन में, और दोनों का बीच की दूरी है सेंटर से सेंटर 25 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो क्वेश्चन है at which point between dipoles the electric field
will be 0 from dipole moment P। बोल रहा है कि दोनों डायपोल के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पर 0 होगा, कहां से, ये छोटा वाला डायपोल से। तो मान लो बीच में कोई पॉइंट ये ले लिए, जहां पे कोई भी चीज 0 होगा वो न्यूट्रल होगा, स्टेबल पोजीशन होगा। चलो इस पॉइंट को हम कुछ भी मान लिए, और ये पॉइंट पहला डायपोल से मान लो x दूरी पे है, पहला ही डायपोल से लेना है ना, तो पहले डायपोल के सेंटर से ले लिए x दूरी पे। तो बताओ दूसरा से कितना दूरी पे हो जाएगा, दूसरा से हो जाएगा 25 माइनस x की दूरी पे। अगर दूसरा से पूछेगा तो x निकाल लेंगे, 25 में से x घटा देंगे। यही ना x निकालना है कि पहले डायपोल के सेंटर से x दूरी पर, मतलब x का वैल्यू बताइए जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाए। चलो तो इस पॉइंट पर दोनों के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इक्वल और अपोजिट होगा, तभी तो फील्ड का वैल्यू 0 होगा। मैग्नीट्यूड इक्वल हो और डायरेक्शन अपोजिट हो तभी होगा, यानी दोनों के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे बराबर कर दीजिए। अब देखिए ये पॉइंट कहां पे है, डायपोल के एक्सिस पे है, तो डायपोल का एक्सिस का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बताओ, K2P/x3। तो ये पहले वाले डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर दूसरा को कर दो, K2 और P के जगह 64P, अब बीच का दूरी क्या है 25 माइनस x का 3, दोनों फील्ड को बराबर कर दिए, यानी इस पॉइंट पे दोनों फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन अपोजिट होगा, तभी तो फील्ड 0 होगा। तो दोनों के फील्ड का मैग्नीट्यूड बराबर कर दिए, है ना। क्या होता है, किसी भी पॉइंट पर डायपोल के एक्सिस पर, यानी डायपोल के एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है K2P बाय डिस्टेंस का क्यूब, K2P बाय डिस्टेंस, इससे x तो उससे 25 माइनस x, K से K गया, 2 से 2 गया, P से P गया, क्या हो जाएगा सॉल्व होके 25 माइनस x का क्यूब बाई x3 बराबर 64। इस 3 को उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा 25 माइनस x बाई x बराबर 64 के पावर 1/3। अब 64 के पावर 1/3 है तो 64 को लिख सकते हैं 4 का 3, 64 को तोड़ के लिख सकते हैं 4 का 3, तो 3 3 कट जाएगा, यानी ये पूरा सॉल्व होकर कितना हो जाएगा 4। तो सॉल्व होकर हो जाएगा 25 माइनस x बाई x बराबर 4। अब यहां से x कितना होगा बताओ, ये इधर आके x हो जाएगा तो 4x और x 5x, x आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर। अरे यहां से सॉल्व करोगे तो 5 सेंटीमीटर ना आएगा, 5 सेंटीमीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। पहले डायपोल से 5 सेंटीमीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। पूछता दूसरे डायपोल से तो 25 माइनस x 5 लाए हैं, आ जाता है ना। तो यहां से x निकाल लिए, आगे आंसर। तो अच्छे से क्वेश्चन बना लीजिए, कहीं से भी क्वेश्चन बना सकते हैं, और आप लोग के लिए बहुत जल्द बहुत सारा व्यवस्था करने वाले हैं, बस इंतजार कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में नए एनर्जी और नए उत्साह से। धन्यवाद।